Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Today बेटा आज हमने जो लेक्चर डिस्कस करने हैं, लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने बताया था कि हम जो कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की चेंज होती है वो हम दो मेथड, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, इससे जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट लेक्चर आर्टिकल which is 11.2.1 physical method. फिजिकल मेथड्स बेटा हमारे पास डिफरेंट हैं. हमने रिएक्टेंट की बात की. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ कम होती है, उसकी जो ग्राफ की कर्व आएगी वैसे नीचे की तरफ फॉलिंग कर्व आएगी. प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में जो कंसंट्रेशन है बढ़ती है, इसलिए उसकी जो कर्व आएगी वो राइजिंग कर्व जो है वो बनती है. सो इसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं बेटा वो मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ, अंडरस्टैंड कीजिएगा. नंबर 1 टेक्निक है स्पेक्ट्रोमीट्री. स्पेक्ट्रोमीट्री जो है बेटा स्पेक्ट्रम से, यानी कि यहाँ पे एक खास किस्म का स्पेक्ट्रम बनना है. वो कैसे बनेगा उसको डिस्कस करते हैं. देखिए बेटा, स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एब्जॉर्ब सम लाइट, सम रेडिएशंस लाइक विजिबल, यूवी, आईआर. जब उसको एब्जॉर्ब करेगी देन हमारे पास क्या आएगी, उसकी मेजरिंग जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आ जाएगी. हम उसकी मेजरमेंट करेंगे, उस मेजरमेंट से हमारे पास उसका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा. लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये सैंपल पड़ा है हमारा. इस सैंपल के ऊपर मैंने क्या पहले बात की, रेडिएशन, फॉर एग्जांपल आईआर, यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट. जब बेटा इसके ऊपर पड़ेगी तो हर सैंपल की अपनी एक कैपेसिटी है उस लाइट को एब्जॉर्ब करने की. तो जैसे इसके ऊपर पड़ी, ये उसने उसमें से कुछ लाइट जो एब्जॉर्ब की, उसकी हम मेजरमेंट करेंगे कि उसने उसमें से कितनी एब्जॉर्ब कर ली. जैसे ही उसने एब्जॉर्प्शन की तो हम उसकी मेजरमेंट करेंगे और उसके बाद उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड आउट कर लेंगे. वो कैसे हो, फिर एक हमारे पास खास किस्म का स्पेक्ट्रम भी आएगा उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की वजह से. नंबर 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में क्या होना बेटा, कंडक्ट मतलब मूवमेंट, ट्रांसफर भी हो सकता है एक जगह से दूसरी, जिसको हम कह सकते हैं. तो बेटा कैसे है, यहां पर फिर हम इसकी कंडीशन लगा देंगे कि ये कब सूटेबल होगा, जब हमारे पास आयंस होंगे सॉल्यूशन में. कंडक्टिविटी तो तभी मेजर करेंगे ना जब उसमें मूवमेंट हो भी रही है, तो वो उसमें फिर वो आयंस ही हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो. लेकिन यहाँ पे हम जो है वो स्पेसिफाई करेंगे ये मेथड कब किस लिए है, जब आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर हों तब. तो बेटा जो एक्चुअल में कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन चेंज इन concentration of ions. जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी. वो कौन से हो सकते हैं, वो रिएक्टेंट के भी आयंस हो सकते हैं अगर हम रिएक्टेंट के लिहाज से फाइंड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं अगर हम उसका प्रोडक्ट के लिहाज से जो है वो फाइंड कर रहे हैं. तो अब ये कंडक्टिविटी किससे रिलेट करती है, ये रिलेट करती है डायरेक्टली
conductivity is proportional to the change in concentration of ions. ions की जो concentration बेटा change होगी उसके लिहाज से कंडक्ट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर, यानी कि अगर कंसंट्रेशन की आयंस की कंसंट्रेशन चेंज ज्यादा हुई है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसके लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन जो है वो आयंस की कम चेंज हुई है कंडक्टिविटी भी कम होगी और एज अ रिजल्ट जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, कम होगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड से जो है वो कंसंट्रेशन चेंज और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। नंबर 3 मेथड है डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। This method involves small volume change of solution. Those solutions which involve small volume change, they show their change in concentration by using a method डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम चेंज होगा that will be directly proportional to the extent of reaction। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, रिएक्शन की हद। अब यानी कि वॉल्यूम चेंज जो है वो हमें बताएगा कि रिएक्शन जो है वो किस हद तक जो है वो अपीयर हो चुका है, कितना हो चुका है। ये हम डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के जरिए इसको परफॉर्म करते हैं। द फोर्थ वन मेथड इज रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आ गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए बेटा ये क्या होता है, ये दो चीजों की रेशो है। कौन कौन सी? उसमें दो चीजें हैं। किसी चीज को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें नजर कुछ और आ रही होती है, एक्चुअल में वो कुछ और होती है। इस तरह करके हम वो दो चीजों की जो रेशो होती है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। तो जिन सैंपल्स में जिन जो है वो हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑब्जर्व करेंगे उनमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल मेथड। द फिफ्थ वन मेथड इज ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल लाइट से है और रोटेशन उसको घुमाना, इसका मतलब क्या है, उसने लाइट को घुमाना है। हम कहते हैं कि अगर ये पॉसिबल कब है, व्हेन सैंपल इज एक्टिव। जब सैंपल एक्टिव होगा बेटा तब ही हम इस मेथड के जरिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब इस एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है? फॉर एग्जांपल बेटा हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, तो उसके 4 ग्रुप्स फॉर एग्जांपल इस तरह से लगे हुए हैं। फोर डिफरेंट ग्रुप्स। हम फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जितने भी ग्रुप्स अटैच हैं अगर वो डिफरेंट हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा सैंपल। ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल होगा तो क्या होगा, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो लाइट को बेटा रोटेट करेगा। वो या तो ऐसे रोटेट कर देगा या वो लाइट को ऐसे, अगर इस तरफ आएगा नेगेटिव डायरेक्शन है, इस तरफ आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये लीवो रोटेशन बनती है और ये वाली डेक्स्ट्रो। एक सैंपल
एक रोटेशन दे सकता है, या वो राइट हो सकती है या वो लेफ्ट हो सकती है। तो यहां से इसने अपना पाथ बदला, यहां से एंगल बनेगा, तो वो एंगल फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पोलैरिमीटर। ये पोलैरिमीटर हमें एंगल फाइंड करके देगा, उस एंगल के जरिए हम जो है वो फिर नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करके उसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ से आपने केयरफुल रहना है कि ये मेथड तब ही सूटेबल होगा, पॉसिबल होगा, जब हमारा सैंपल एक्टिव होगा। वो एक्टिव होने का क्या मतलब है कि वो जितने ग्रुप से अटैच है उससे डिफरेंट होना पड़ेगा। डिफरेंट होगा तो उसको हम कायरल बोलते हैं। कायरल होने का मतलब एक्टिव, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो लाइट को रोटेट कर सकता है, वो दाएं मोड़ दे राइट या लेफ्ट मोड़ दे, जिसको हम कहते हैं बाईं तरफ, तो वो दोनों ही जो है वो रोटेशन, दोनों में से एक वक्त में एक कोई भी हो सकती है वो देगा। इससे हम उस रिएक्शन का रेट जो है वो फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। These are 5 techniques involved in the physical method. I hope you understand this lecture. Now, let's move towards the second part of this lecture. Understand? Okay. देखिए बेटा, नेक्स्ट है केमिकल मेथड। जब बात आती है बेटा सॉल्यूशंस की, जब बेटा सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, we enjoy this. So let's move towards this explanation. हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। वो हम एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हमारे पास एस्टर की अगर हम बात करें ना तो वो ये वाला जनरल फार्मूला आता है उसका। रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से है, CH3COO2H5 इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा ये रिएक्शन। हमारे पास दो चीजें बनती हैं, एसिटिक एसिड बनता है प्लस इथाइल अल्कोहल बनता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एसिड यहाँ पे बेटा कैटलिस्ट के तौर पर जो है वो वर्क करेगा। अच्छा देखें, जब ये हमने इन दो चीजों को मिक्स किया, साथ में हमने इस एसिड को जो कि कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है उसको भी हमने साथ ही ऐड करना है इसके। क्यों? कैटलिस्ट जो है वो ये नहीं है कि वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा केमिकली, बस कैटलिस्ट का बेटा काम होता है उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना है। वो कैसे करेगा? बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा, वो जल्दी प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसमें से सैंपल ले लेंगे। आफ्टर सम टाइम सैंपल लेंगे, कितना? 10 ml। कैसे? बाय पिपेट।
पिपेट जो है वो लैब का जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो डिफरेंट कैलिब्रेशन का होता है, तो वो हम लेंगे, उससे पिपेट फिलर लगा के उसको 10 ml तक फिल कर लें। यहां से बेटा हमने क्या करना है, एक टाइट्रेशन फ्लास्क लेनी है। टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर हमने ये जो 10 ml पिपेट के अंदर लिया है ना, वो इसके अंदर डाल देंगे 10 ml सैंपल। ओके, इसके साथ बेटा हमने जो दूसरी चीज ऐड करनी है वो कोल्ड वाटर, आइस, वो हमने साथ इसके एडिशन करनी है। वो कितनी करनी है, 4 टाइम्स सैंपल से ज्यादा। ठीक है, ये जो सैंपल हमने लिया ना उसका 4 गुना ज्यादा हम उसमें आइस या कोल्ड वाटर जो है वो उसके अंदर पुट करेंगे। अब इसका पर्पस क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये वापस जाएगा, अगर ये वापस जाएगा तो फिर हम प्रोडक्ट की जो है वो कंसंट्रेशन को जो है वो मेजर नहीं कर सकेंगे। तो हम इसमें ये इसलिए डालते हैं टू क्वेंच या स्टॉप रिएक्शन। ओके, ये चीजें होगी इसके अंदर। तीसरी चीज जो हमने डालनी है वो इंडिकेटर डालना है। इंडिकेटर क्या करता है, वो हमें निशानदेही करता है। यहाँ पे हमने इंडिकेटर लेना है फिनोल्फथलीन। ठीक है, अब इसके अंदर हमने सैंपल लिया ना तो एसिड मौजूद है। एसिड में जब हम फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को डालते हैं तो उसका कोई कलर नहीं होता, जब बेस में डालते हैं तो उसका पिंक कलर होता है, जब एसिड और बेस बराबर होते हैं तो उसका लाइट पिंक कलर होता है। अब क्योंकि सैंपल के अंदर एसिड बना है जिस वजह से फिनोल्फथलीन अपना कोई कलर शो नहीं करेगा, यहाँ पे ये क्या है, कलरलेस है। ये हमने तैयार कर ली फ्लास्क। इसको हम क्या करेंगे, अब टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करेंगे किसके, टाइट्रेट इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड NaOH। स्टैंडर्ड NaOH हम इसलिए, NaOH एक बेस है, स्टैंडर्ड NaOH हमने इसलिए कहा है कि हम इस सॉल्यूशन को जो बनाएंगे वो नॉन कंसंट्रेशन का होगा, वो हमें पता होगा कि हमने उसकी कंसंट्रेशन क्या बनाई है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक ब्यूरेट होती है, उस ब्यूरेट के अंदर जो है वो हमने इस स्टैंडर्ड को लेना है। और इसके अंदर इसको फिल कर लें। इसके ऊपर बेटा कैलिब्रेशन होती है, ये भी डिफरेंट साइजेस की होती हैं। बेटा ये वाली जो हमने यहाँ पे फ्लास्क तैयार की है ना, वो हम यहाँ पे इसको ले आएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉर्क स्टॉप कर को ओपन करेंगे, थोड़ा सा ओपन करेंगे ताकि उसमें से ड्रॉप वाइज थोड़ा थोड़ा करके आए। इसको हम जेंटली शेक करेंगे, जेंटली शेक करते जाएंगे। एक वक्त आएगा कि हमारे पास इसका कलर जो है वो लाइट पिंक हो जाएगा। जब लाइट पिंक हो जाएगा इसका मतलब एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बराबर हो गई है। फौरन से इसको बंद करके हमने यहाँ से रीडिंग नोट करनी है कि यहाँ से कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। एक बार ऐसे किया, दूसरी बार भी ऐसे करेंगे, ये फ्लास्क ऐसे बनाएंगे, तीसरी बार भी ऐसे, कम से कम 3 टाइम्स जो है वो रिपीट करना है हमने इसको। इस एक्सपेरिमेंट को हमने 3 टाइम्स एटलीस्ट रिपीट करना है। जैसे हम इसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमारे पास एवरेज वॉल्यूम आएगी, वैल्यू, वो हम यूज करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे हम यूज करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आती है बेटा, एक तरफ आप एसिड ले लें, एक तरफ बेस। एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड CI3COOH और बेस है NaOH। इक्वेशन होती है हमारे पास M1V1 बटा N1 बराबर M2V2 बटा N2। यहां से जो एक बात आपने याद रखनी है कि
हमारे पास जो N1 और N2 है ना, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखें, CI3COOH प्लस NaOH। देखें इसके अंदर जो है वो एसिटिक एसिड है, इस ब्यूरेट के अंदर NaOH है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है। हमारे पास CH3COONA प्लस वाटर की फॉर्मेशन, सोडियम एसीटेट और प्लस वाटर जो है वो हमारे पास बनेगा। अब देखें इसमें इसका एक मोल यूज हुआ है, इसका भी एक है, तो इसका N1 मतलब एक है और N2 भी क्या है? एक है। तो यहां से हम उस इक्वेशन को फिर रिड्यूस कर लेंगे, कहां तक? ये बन जाएगी ऐसे, M1V1 बराबर M2V2। यहां से हम M1 फाइंड करना चाहते हैं, M2V2 ओवर V1। M2 क्या है? ये NaOH जो हमने सॉल्यूशन जिस कंसंट्रेशन का बेटा जी बनाया है उसकी हम जो है वो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखेंगे, और V2 जो यहाँ से उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास जो एवरेज वॉल्यूम की वैल्यू आई वो लिखेंगे यहाँ पे, और V1 की जगह पे हम एसिड का वॉल्यूम जो हमने शुरू में सैंपल कितना लिया था 10 ml लिया था वो लिखेंगे। हमारे पास M1 का आंसर आ जाएगा। ये M1 जो है वो हमारे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन होगी। अब ये जो हमारे पास हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर ये रिएक्शन करेंगे और फिर उसको ग्राफ के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ग्राफिकली देखें बेटा, ग्राफिकली अगर हम करेंगे तो इस तरफ जो है वो हम कंसंट्रेशन लेंगे y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हम जो है वो टाइम को मेंशन करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन 0, 50 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स, 150, 200, 250, 300, 350, इस तरह करके आप इस तरह भी कैलकुलेशन कर लें। 5, 10, 15, 20, 25 डिफरेंट हमने वैल्यूज के लिहाज से इसको कैलिब्रेट कर लिया। अच्छा बेटा, कल हमने लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं रिएक्टेंट के लिए तो उसकी कर्व ऐसे नीचे की तरफ आती है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, और जब हम प्रोडक्ट की बनाते हैं तो प्रोडक्ट के लिए कर्व राइजिंग बढ़ती है कंसंट्रेशन। तो वो कैसे हो जाएगा बेटा? देखें, अंडरस्टैंड करें। शुरू में प्रोडक्ट मिनिमम, टाइम बढ़ेगा जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ी, टाइम और बढ़ा, कंसंट्रेशन बढ़ी, बढ़ता जाएगा टाइम, और ये कंसंट्रेशन जो है वो ऐसे बढ़े। एक टाइम आएगा बेटा कि ये स्ट्रेट हो जाएगी, और ये इस बात का ये मतलब होगा कि उस रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हद जो है वो पहुंच गई है। अब इस पे हमने ये कर्व पाथ बन गया, टेढ़ा कर्व बन गई मुड़ाओ। इसका हमने चेंज फाइंड करना है, तो इसके लिए एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। उस पॉइंट के ऊपर हमने एक टेंजेंट फॉल करवाना है, ठीक है। इस टेंजेंट से हमें क्या मिलेगा? एक ट्रायंगल बन जाएगी, ABC, एक राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा हमारे पास। अब ये जो राइट ट्रायंगल है, यहां से हमने स्लोप फाइंड करनी है, और स्लोप किसके बराबर है? tan थीटा के। tan थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर यहाँ पे ये वाला इसके सामने देखें कंसंट्रेशन है, और इसके जो परपेंडिकुलर बेस के सामने वाला एक्सिस बेटा अगर आप नोट करें तो वो टाइम है। अगर ये ऐसा आता है तो वही बात होगी, कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इस तरीके से हम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। रही बात इसकी, अगर हम इसकी बात करें कि क्या ये सेकंड ऑर्डर होगा, लुक एट दिस, यू कैन इजीली टेल बाय यूजिंग लास्ट
लेक्चर जिसमें मैंने आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है वो बताया था। हमने कहा था कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं बेटा जिसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो है वो माइनर होता है, एक रिएक्टेंट क्या होता है मेजर। ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स तो दो हैं लेकिन क्या है, एक जो है वो माइनर है, एक की कंसंट्रेशन कम है, एक मेजर है। तो ऐसे रिएक्शंस में वो उस रिएक्शन का रेट जो है वो उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा जिसकी कंसंट्रेशन माइनर है। वाटर मेजर है, सॉल्वेंट है, एक्सेस में है, जो उसका हमारे पास यहाँ पे यूजेज होगा, उस यूजेज होने के बाद भी उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट वैसी ही रहेगी, उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको फर्क नहीं पड़ता तो बेटा हम फिर उसको रेट इक्वेशन में भी नहीं लिखेंगे। सो इसकी रेट इक्वेशन कैसे आएगी, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, K इंटू CH3 COO C2H5 और ऑर्डर क्या आ गया, फिर इसको हम कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि ये स्यूडो फर्स्ट, स्यूडो मैंने बताया था साइंटिस्ट का नेम है, उसके नेम की बिना पर ही हम इसको आगे जो है वो लेकर चलते हैं। सो इसका मतलब ये लग तो रहा था कि सेकंड ऑर्डर होगा लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका स्पेसिफिक नेम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां से अक्सर फिर क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि क्या इसका हम अगर रिएक्टेंट के लिहाज से ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ से हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे तो क्या फर्क आएगा? द आंसर इज नो, कि यहाँ पे टाइम के साथ कंसंट्रेशन दोनों की बराबर पे चेंज होती है, क्योंकि रिएक्टेंट जितना कम होगा प्रोडक्ट उतना ही क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट उतना ही बढ़ रहा है तो वो अब उसकी कर्व ऐसे नीचे की तरफ आती है, इसकी कर्व कहां पे जा रही है, ऊपर की तरफ। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रही है और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कम हो रही है। उसमें भी कोई भी पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे उस कर्व के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ट्राइंगल भी किसी भी साइज की हो सकती है, लेकिन जो हम स्लोप फाइंड करेंगे जो tan थीटा होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, जो कंसंट्रेशन ओवर टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा बेटा वो यही वाला होगा जो हम इस केस में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, वो चेंज नहीं होगा। फर्क क्या होगा बस, फर्क कहने का फर्क है। वो क्या फर्क है, हम कहते हैं कि वो वैल्यू जो है फर्ज करें हम कहते हैं 5 आ गई, तो हम कहेंगे रिएक्टेंट की 1 सेकंड में 5 कम होगी और प्रोडक्ट की 1 सेकंड में 5 जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। I hope you enjoyed a lot this lecture, and if you find any problem, you face any difficulty to understand this lecture, so please beta you can contact with me through social media or by using Facebook, जिसमें हम कह सकते हैं आ जाती है, उसमें जो है वो YouTube आ जाती है, हमारा चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान के नाम से चैनल है, उसको लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन का जो है वो फायदा ये होता है कि जो नया लेक्चर आता है वो आपके पास शो होना शुरू हो जाता है, जो इसमें फिर जो है बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। तो वो सब्सक्रिप्शन का ये फायदा होता है कि जो लेटेस्ट लेक्चर आया वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा, वो आपको शो होना शुरू हो जाता है। कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है वहाँ पे, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से आप। मतलब मकसद एक है कि ये चीज़ अंडरस्टैंड हो सके इन द इजी एंड द बेस्ट वे आई कैन और यू कैन। अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि हमें इसको सीखना है, सो हम इसको सीख सकते हैं इन द बेस्ट वे यू कैन। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।